फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की क्लास मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और आपको पता ही है कि वेरी रिसेंटली हम लोगों ने फ्रीडम चैप्टर को स्टार्ट करा है। तो आज फ्रीडम चैप्टर का पार्ट 2 है। तो अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो तो आपको इसी चैनल पर वीडियोस वाले सेक्शन पर फ्रीडम चैप्टर का पार्ट 1 मिल जाएगा, वो देख लो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो और फिर यहाँ वापस आओ क्योंकि ये यहाँ पर पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, एंड हाँ, ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इस पार्ट में हम लोग फ्रीडम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सब लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा हार्म प्रिंसिपल। एंड पूरे चैप्टर में आई फील कि ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ध्यान देकर सुनना। वैसे तो तुम लोग ध्यान से ही सुनते हो, है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, पर इस टॉपिक को तुम्हें और अच्छे से सुनना है। पक्का इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है, तो अच्छे से सुनो। तो हार्म प्रिंसिपल की शुरुआत कहां से हुई? एक पर्सन थे, उनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने एक ऐसे की बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था ऑन लिबर्टी। ठीक है, तो ऑन लिबर्टी बुक में जॉन स्टुअर्ट मिल ने कुछ कुछ कहा एंड उन डिस्कशंस को हम लोग पॉलिटिकल थियरी में हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो हार्म प्रिंसिपल की शुरुआत कहां से हुई? जॉन स्टुअर्ट मिल से एंड उनकी बुक से। बुक का नाम क्या था? ऑन लिबर्टी। यहां तक तो कूल है, इतना आ गया समझ। अब हार्म प्रिंसिपल में एग्जैक्टली कहा क्या जाता है, इस प्रिंसिपल में एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। तो जेम्स मिल ने कहा कि दो टाइप के एक्शन होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और दूसरे होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। एक एक करके समझते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जिससे सिर्फ अपने ऊपर इंपैक्ट पड़े। ठीक है, जिससे सिर्फ हमारे ऊपर असर पड़े, उसे हम कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। ओके, और अदर रिगार्डिंग एक्शन का मतलब कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी हरकत जिससे आसपास के सारे लोगों के ऊपर असर पड़े, उसे हम कहते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन। एक एक एग्जाम्पल के साथ समझे। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या आ जाएगा? अगर हम कोई बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लें, तो मान लो आप अपने घर में अपने कमरे में बैठे हो और आप चुपचाप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में आपके इस एक्शन से किसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके ऊपर ही इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। अगर आप अपने कमरे में बैठ के चुपचाप पढ़ रहे हो तो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, आप किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए उससे, सिर्फ आपके ऊपर ही इंपैक्ट पड़ रहा है उससे। इस टाइप के एक्शन को हम कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। इजी, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो गया। नेक्स्ट, अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है? कोई ऐसा एक्शन जिससे किसी और के ऊपर भी इंपैक्ट पड़े, किसी और के ऊपर भी असर पड़े, उसे हम कहते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है, तो मान लो आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? बहुत तेज तेज म्यूजिक चला रहे हो, इतना तेज तेज म्यूजिक चला रहे हो कि सारे आपकी गली के जो लोग हैं वो सब आपसे परेशान हो गए। तो इस टाइप के एक्शन से सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है और भी लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इस टाइप के एक्शन को हम कहते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन। ये दो टॉपिक क्लियर हो गए, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब सेल्फ, ऐसा एक्शन जिससे सिर्फ मुझ पर, एक इंडिविजुअल के ऊपर असर पड़े। अदर रिगार्डिंग एक्शन मतलब अदर, ऐसा एक्शन जिससे किसी और के ऊपर असर पड़े, उसे हम अदर रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल ने कहा कि यार देखो, दो टाइप के एक्शन होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के बारे में जेम्स मिल ने कहा कि क्योंकि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन से सिर्फ हमारे ऊपर असर पड़ता है, तो किसी और को उस एक्टिविटी से लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई और आपके ऊपर उस एक्टिविटी से रिलेटेड रोक टोक या रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं लगा सकता, है ना। अगर आप अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हो
तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आके आपके ऊपर कोई कानून नहीं लगा सकती कि भाई 6 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना, ठीक है, या आधे घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना। ऐसा कोई भी कानून आके गवर्नमेंट नहीं बना सकती, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है, ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो जेम्स मिल ने क्या कहा कि अगर बहुत आसान शब्दों में समझाया जाए तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस ऐसे एक्शंस हैं जिसको लेकर आप ये बोल सकते हो कि भाई ये मेरा बिजनेस है, दैट्स माई बिजनेस, ठीक है, आई विल डू वॉट आई लाइक, मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगी या मैं वो करूंगा। ये ऐसे एक्शंस हैं जिससे तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ता, तो तुम लिमिटेशन मत लगाओ, ठीक है। तो ये हमारे जेम्स मिल ने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के बारे में कहा, ठीक है। अब जेम्स मिल ने अदर रिगार्डिंग एक्शन के बारे में क्या कहा, ठीक है। उन एक्शंस को लेकर हमारे जेम्स मिल ने कहा कि ऐसे एक्शंस जिनसे किसी और के ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो या इम्पैक्ट पड़ रहा हो, उन एक्शंस के ऊपर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस लग सकता, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जिसे लेकर आपके आसपास के लोग परेशान हो रहे हो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई कानून या रोक टोक या लिमिटेशन वैलिड है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या है, आपके ऊपर थोड़े बहुत रोक टोक लगा सकती है ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन के बारे में कहा। पर जेम्स मिल ने एक और चीज समझाई कि अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी गवर्नमेंट या किसी को एक्शन तभी लेना चाहिए, रोक टोक तभी लगानी चाहिए जब आसपास के लोगों को बहुत सीरियस नुकसान हो रहा हो, ठीक है। अगर आसपास के लोगों को कोई छोटा मोटा नुकसान हो रहा है तो ऐसे में जेम्स मिल कहते हैं कि वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आसपास के लोगों को कोई बहुत सीरियस सा नुकसान हो रहा हो तो वो गलत है, ऐसे में कोई और इंटरफेयर करके आपके ऊपर रोक टोक लगा सकता है, ठीक है। ये हमारे जेम्स मिल ने कहा। जैसे अभी मैंने आपको लाउड म्यूजिक का एग्जांपल दिया ना, तो लाउड म्यूजिक के एग्जांपल को थोड़ा और इन डिटेल समझते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अपने घर में लाउड म्यूजिक बजा रहा है तो जाहिर सी बात है आसपास जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होगी, है ना। पर मान लो एक गली है और उसमें एक दिन किसी एक इंसान ने बहुत तेज गाने बजाए, ठीक है, एक दिन ही करा, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि मोहल्ले के सारे लोग अगले दिन ही पुलिस को बुला लें और अगले दिन ही बहुत बड़ा सीन क्रिएट करके परेशान कर दें उस नेबर को, ठीक है। क्योंकि देखो लाउड म्यूजिक बजाना गलत है, पर ये इतना भी कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। अगर आपका नेबर पहली बार ये कर रहा है तो आप उससे जाकर बात कर सकते हो, है ना। आप उसे थोड़ा सा डांट सकते हो कि आप ऐसा मत करो, हमारे घर में लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे थे, आप उनसे बात करो, आप उन्हें रूट ट्रीटमेंट दो, पर डायरेक्टली किसी अथॉरिटी को इतनी जल्दी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर यही चीज बहुत लंबे टाइम तक चलती रहे तो हाँ, ऐसे में फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो जेम्स मिल कहते हैं कि जब तक आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी और के एक्शन के वजह से, जब तक वो इम्पैक्ट बहुत सीरियस नहीं है तब तक आप क्या करो, तब तक आप उसे सह लो, ठीक है। जबरदस्ती एक्सटर्नल फोर्सेस को इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझा रखा है कि कभी कभी सोसाइटी के लोगों को कुछ कुछ इनकन्वीनियंस, कुछ कुछ एक्शंस सह लेने चाहिए ताकि सामने वाले इंसान के फ्रीडम को हम प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। हर एक चीज में हमें एक्सटर्नल अथॉरिटी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है कि दुनिया में सारे लोग अलग होते हैं, सबका नजरिया अलग होता है। तो अगर आप हर छोटी चीज में अथॉरिटी को इन्वॉल्व करोगे तो सोसाइटी अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो तैयार रहो इस चीज के लिए कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें सहनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें टॉलरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज्ञान दे रही हूं कि यार लाइफ में कुछ चीजें सह लिया करो, यार लाइफ में कुछ चीजें टॉलरेट कर लिया करो, इसका मतलब ये नहीं है कल को कोई तुम्हें मार रहा हो, पीट रहा हो, तुम सह कर आ जाओ और बोलो कि दीदी ने बोला था कुछ चीजें सह लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई सीरियस डेंजर है तो उसे मत सहो, ठीक है। हर एक चीज को भी टॉलरेट नहीं करना है, पर अगर कोई एक ऐसा एक्शन है जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही तो टॉलरेट कर लो। पर अगर आपको लग रहा है कि कोई सीरियस डेंजर है आपके लिए तो फालतू में हर एक चीज को टॉलरेट करने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। मेरे चक्कर में कहीं किसी से पिट विट के मत आ जाना। एनीवे, ठीक है। तो ये हमारा हार्म्स प्रिंसिपल होता है बेसिकली। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, ये सब जेम्स मिल के विचार हैं और इसी को ही हम हार्म्स प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को हेट कैंपेन का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। हेट कैंपेन का मतलब, मान लो कोई कैंपेन कर रहा है और उस कैंपेन में किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी के खिलाफ हेट्रेड फैला रहा है, तो हम उसे हेट कैंपेन कहते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हेट कैंपेन के वजह से हर बार कुछ ना कुछ बहुत सीरियस नुकसान हो रहा हो किसी को, ठीक है। पर अगर किसी का सीरियस डैमेज हो रहा है, किसी को बहुत बुरा लग रहा है हेट कैंपेन से, तो ऐसे में हमें हेट कैंपेन के खिलाफ कुछ करना चाहिए, ठीक है। पर ध्यान रखना, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो भी ना, तब भी हमें सामने वाले इंसान को रीजनेबल पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने रात को गाना बजाया, 1-2 महीने तक लगातार गाना बजाया, तुमने उसे बोल दिया कि अब से तुम पूरी लाइफ जेल में बिताओगे, ऐसा भी नहीं। रीजनेबल पनिशमेंट हमें लोगों को देना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को, जैसे हेट कैंपेन के एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि हेट कैंपेन के केस में आप किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं दे सकते, ठीक है। पर हाँ, आप उनके ऊपर कुछ कुछ रोक टोक लगा सकते हो कि आज से तुम लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उन लोगों के मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि तुम लोग यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। तो इस टाइप के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं लोगों के एक्शंस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो यही तुम्हें यहाँ पे समझा रखा है कि कुछ हद तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड है, ठीक है। अगर आप लॉजिकल तरीके से लोगों के ऊपर रोक टोक लगा रहे हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर हाँ, आदत मत बनाओ इस चीज को। हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज को हैबिट में नहीं लाना है कि हाँ, लोग कुछ भी कहेंगे तो हम इनके ऊपर लिमिटेशन लगा देंगे, रोक टोक लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे में फिर लोगों के पास आजादी नहीं बचती। कभी कभी वंस इन अ वाइल बहुत सीरियस सिचुएशन में अगर लोगों के ऊपर हद पार लिमिटेशन लग रही है, रिस्ट्रिक्शन लग रही है, तो ठीक है, ठीक है। पर अगर रोज रोज गवर्नमेंट इस चीज को आदत बना ले तो ऐसे में लोगों के पास आजादी नहीं रहती, ठीक है। आपको याद होगा या फिर आपने सुना होगा कि इंडिया में एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हमारी गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करके रख रही थी, है ना। एंड इमरजेंसी के टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसे लोग अक्सर कहते हैं कि ये सही नहीं था, है ना। तो वंस इन अ वाइल अगर गवर्नमेंट मान लो किसी लॉजिकल रीजन को लेकर इमरजेंसी लगाती है तो वो जस्टिफाइड है ना। पर अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज को आदत बना ले कि हम तो भाई रोज इमरजेंसी लगाकर अपना काम निकलवाएंगे, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो जब तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं हमारे ऊपर, जब तक हमारे ऊपर जो रोक टोक लग रहा है उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई कारण है, कोई रीजन है, तब तक तो ठीक है, ठीक है। वरना अगर हमारी गवर्नमेंट रोज फालतू में ये चीज कर रही है, रोज इन चीज को अपने हैबिट में डाल रही है, तो वो चीज सही नहीं है, ओके। इसी के साथ आपका हार्म प्रिंसिपल वाला टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि फ्रीडम को समझने के 2 नजरिए हैं, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी और एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। एक एक करके समझते हैं दोनों क्या होता है। शुरुआत करेंगे नेगेटिव लिबर्टी से, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी का क्या मतलब है? नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, एक ऐसा स्पेस होता है जो उस इंसान के लिए बहुत पर्सनल होता है और उस स्पेस में कोई और आकर रोक टोक नहीं लगा सकता, लिमिटेशन नहीं लगा सकता। उसी स्पेस को, उसी कॉन्सेप्ट को हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बोल्ड हो रखा है ना, इसके ऊपर फोकस करो, एनसीईआरटी में ये अंडरलाइन कर लो। नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है? एक मिनिमम एरिया जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक ऐसा एरिया जहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई और आके हमारे ऊपर रोक टोक नहीं लगा सकता, उसे हम नेगेटिव लिबर्टी में गिनते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें
वही सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप घर में बैठ के चुपचाप कुछ पढ़ रहे हो या अपना काम कर रहे हो तो वो आपका स्पेस है, वो आपका एरिया है ना। कोई और आकर आपको नहीं बता सकता कि भाई ये मत पढ़, वो मत पढ़, ये मत कर, वो मत कर, है ना। तो सबकी लाइफ में एक पर्सनल स्पेस होता है जहां पर लोग कुछ भी कर सकते हैं। उस मिनिमम एरिया को हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। नेगेटिव लिबर्टी में हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं और किसी और का हमारे ऊपर आकर क्या कहते हैं, रोक टोक लगाना, लिमिटेशन लगाना नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव लिबर्टी हो गया। नेगेटिव लिबर्टी के बारे में आपको एक बात बताई जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगे कि नेगेटिव लिबर्टी में आपका स्पेस बहुत कम है तो ऐसे में आपके पास फ्रीडम बहुत कम होगी। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे लग रहा है कि यार मैं तो घर पे कुछ पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मैं अपने मर्जी से कुछ पढ़ नहीं पा रही, मैं अपने मर्जी से क्लासेस नहीं ले पा रही, या मैं अपने मर्जी से खाना नहीं खा पा रही, तो ये सब नेगेटिव लिबर्टी में आ जाता है। कोई और मुझे आकर नहीं बता सकता कि ये नहीं पढ़ना, वो नहीं करना, है ना। तो जब किसी के नेगेटिव लिबर्टी का स्पेस कम हो जाता है ना, तो उस इंसान को लगता है कि मैं डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ नहीं जी पा रहा और लाइफ में फ्रीडम मेरे से कोई छीन रहा है, आजादी मेरे से कोई छीन रहा है। तो नेगेटिव लिबर्टी सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब नेगेटिव लिबर्टी का एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इतना तो समझ गए होंगे, है ना, पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में क्या आता है, ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब, पॉजिटिव लिबर्टी में हम ऐसा मानते हैं कि सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते, ओके, और जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, एंड इसी चीज को हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बहुत सारे थिंकर्स बहुत लंबे टाइम से कुछ कुछ डिस्कशन करते आए हैं, जैसे कि रूजो, हेगल, मार्क्स, गांधी जी और बिंदो, ये सब कुछ ना कुछ ओवर टाइम डिस्कशन करते आए हैं। इन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी में क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड ऑफ इंप्रूविंग दीज कंडीशंस। पॉजिटिव लिबर्टी में हम ये समझते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का रिलेशन कैसा है और हम इस रिलेशन को और कैसे सुधार सकते हैं। आपको एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में पॉजिटिव लिबर्टी का। आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी में हम ऐसा सोचते हैं कि एक इंसान जो है वो एक सीड की तरह है, ठीक है, या फिर वो एक फ्लावर की तरह है, वो एक फूल की तरह है जो खिलना चाहता है ना। अब अगर आप चाहते हो कि कोई फूल खिल जाए तो आप क्या चाहोगे कि उस फूल की मिट्टी अच्छी हो, आसपास उसे पानी अच्छा मिले, सनलाइट मिले, है ना। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो कि फ्लावर के कंट्रोल में नहीं है, आपको उसे देनी पड़ेंगी तभी वो ग्रो कर पाएगा। सेम चीज हम पॉजिटिव लिबर्टी में मानते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं, वो तरक्की करना चाहते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उस सिटीजन के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट को ही देनी होगी। गवर्नमेंट अगर अच्छे कानून बनाएगा तो ही वो इंसान ग्रो कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, अभी मैं और समझाऊंगी तुम्हें, पर हाँ अभी के लिए इतना समझ लो तुम। नेगेटिव लिबर्टी में क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें इतनी पर्सनल होती हैं कि किसी को कानून बनाना ही नहीं चाहिए उसके ऊपर। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी में कभी कभी ग्रो करने के लिए, कभी कभी नहीं हमेशा ही ग्रो करने के लिए हमें कानून की जरूरत पड़ती है और वो कानून गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। तो पॉजिटिव लिबर्टी में हम कह रहे हैं कि हमें रूल्स दो, नेगेटिव लिबर्टी में हम कह रहे हैं कि भाई हमें रूल्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा दिया पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, अब पॉजिटिव लिबर्टी हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसी को थोड़ा और इन डिटेल समझते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर आप चाहते हो कि एक फ्लावर खिल जाए तो आसपास कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि एक इंसान डेवलप करे तो क्या होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हमारा ध्यान रखना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को हमें बेसिक नीड्स देनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, है ना, गुड लिविंग कंडीशंस हो गए, अच्छा पानी हो गया। तो ये सारी कुछ बेयर मिनिमम चीजें गवर्नमेंट को हमारे लिए करनी होगी। और गवर्नमेंट अगर हमारे लिए ये सब नहीं करेगी तो, ठीक है, अगर मान लो आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पे गवर्नमेंट काम ही नहीं करती, वहां पे मान लो बेरोजगारी है, गरीबी है, तो ऐसे में
आप अपने आप का डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव लिबर्टी में कहा जाता है कि अगर हम सोसाइटी में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें किसी अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, है ना, एंड हमें ये चाहिए होगा कि कोई थोड़ा बहुत लिमिटेशंस लेकर चले, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी में हम ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर ही फ्री होता है, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या मानते हैं कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ सोसाइटी के अंदर ही हो सकती है जब अच्छे कानून बनाए जाते हैं। अगर वो इंसान सोसाइटी के सेटअप से हट जाए, अगर वो किसी ऐसे सेटअप में चला जाए जहां कानून नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो ऐसे में वो इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम नेगेटिव लिबर्टी में क्या कहते हैं? नेगेटिव लिबर्टी में हम कहते हैं कि हर इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पर किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, किसी को कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, उसको हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं, नेगेटिव लिबर्टी में बोला जा रहा है कि हमें कानून नहीं चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी में इसका उल्टा कहा जा रहा है कि हमें ग्रो करने के लिए कानून चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब तो पता है सबको, ये आजादी कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, है ना। एक्सप्रेस आप अपने आप को जैसे मर्जी कर सकते हो। अगर आपको कुछ ड्रॉ करके एक्सप्रेस करना है तो कूल है, अगर आपको पेंटिंग करनी है, अगर आपको गाना गाना है, मूवी बनानी है, जिस भी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहो आप कर सकते हो, ऐसा हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहते हैं, ठीक है। तो जो जे.एस. मिल थे, उन्होंने ये भी कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों की रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर कोई इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो उस हक को रिस्ट्रिक्ट मत करो, ऐसा जे.एस. मिल ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हम इस चीज से रिलेटेड बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आपने अलग अलग टाइम में सुना होगा न्यूज में कि लोग बुक्स को बैन कर देते हैं, फिल्मों को बैन कर देते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स को बैन कर देते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा एक डिस्कशन करते हैं कि क्या लगता है आपको, इन सारी चीजों को बैन करना सही है या गलत है, ठीक है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक कोटेशन बताऊंगी, ठीक है। एक बार वोल्टेयर ने कहा था, आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, अगर आप इसे याद करके आंसर्स में लिख पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस लाइन में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मान लो एक इंसान है और वो कुछ ऐसा कह रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ऐसे में वो इंसान जो बोल रहा है मैं उसे अप्रूव नहीं कर रही, मैं उस इंसान के साथ एग्री नहीं कर रही, पर मैं ये मान रही हूं कि उस इंसान के पास पूरा पूरा हक है उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो बोलने का, ठीक है। तो वोल्टेयर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ अप्रूव नहीं कर सकता, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान नहीं रहा, पर मैं ये मान रहा हूं तुम्हारे पास हक है बोलने का और मैं तुम्हारे इस हक को डिफेंड करूंगा, मैं तुम्हारे इस हक की इज्जत करता हूं। तो ये वोल्टेयर ने कहा, ठीक है। चलो तो थोड़ा और अब हम इन डिटेल समझते हैं बैनिंग वाले इशू को लेकर, ठीक है। तो कुछ साल पहले हमारी एक फिल्म मेकर थी, उनका नाम था दीपा मेहता, और वो वाराणसी के ऊपर बेस्ड एक फिल्म बनाना चाहती थी। तो वाराणसी में हमारी बहुत सारी विडोज हैं, विडोज मतलब जब शादी हो जाती है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ अकेली रह जाती है, उनको विडो बोला जाता है। तो वाराणसी में बहुत सारी ऐसी विडोज थी जो बहुत परेशान चल रही थी, जिनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो हमारी दीपा मेहता सोचती हैं कि वो इस टॉपिक से रिलेटेड, वाराणसी से रिलेटेड एक मूवी बनाएंगी, ठीक है। पर इस डिसीजन को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, लोग बहुत हंगामा मचाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वाराणसी जो है ये बहुत एक एंशिएंट शहर है, आप इसे गलत तरीके से डिपिक्ट मत करो, ठीक है। जो भी लोग देखेंगे वो वाराणसी के बारे में कुछ बुरा बुरा सोचेंगे, तो आप ये मूवी मत बनाओ, कह के दीपा मेहता को बहुत परेशान करा जाता है। फाइनली दीपा मेहता हार मानकर क्या करती हैं, वो किसी और जगह पर जाकर फिल्म बना लेती हैं, ठीक है। तो ये दीपा मेहता के साथ हो रखा है, ओके।
नेक्स्ट, ये तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया, आई एम वेरी श्योर आपको ऐसे और भी बहुत सारे मूवीज के बारे में पता होगा जिनके रिलीज टाइम पर बहुत ज्यादा हेट मिला उन्हें, या फिर ऐसे मूवीज जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रैलीज निकली कि भाई इन मूवीज को बैन कर दो। अगर आपको मूवीज के बारे में ऐसा कुछ पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो मतलब मैं उतनी ज्यादा मूवीज नहीं देखती, बट तुम लोग देखते होगे, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें और भी ऐसी मूवीज के बारे में पता है तो। ठीक है, अब कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे बुक्स, ऐसे फिल्म और ऐसे कुछ कुछ प्लेस जिनको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो रामायण रीटोल्ड एक बुक है ऑब्रे मेनन की। ठीक है, द सेटानिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी, इसको भी बैन कर दिया जाता है। एक फिल्म थी द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऐसे फिल्मों के, ऐसे बुक्स के, ऐसे प्लेस के जिनको बैन कर दिया गया। ठीक है, अब हम इस डिस्कशन पे आते हैं कि चीजों को बैन करना सही है या नहीं है। ठीक है, तो याद रखना बैन करना ना बहुत आसान सोल्यूशन है। कोई चीज पसंद नहीं आई झट से बैन कर दो, है ना। तो बैन करना बहुत आसान सोल्यूशन है, पर ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। आप लॉन्ग टर्म में हर एक चीज को बैन नहीं कर सकते। और अक्सर पता है क्या होता है, अगर गवर्नमेंट एक बार मूवी को बैन करती है, 2 बार मूवी को बैन करती है, तो उसके बाद गवर्नमेंट की आदत बन जाती है कि वो हर एक चीज को बैन करने लग जाती है। तो बैनिंग एक ऐसी चीज है जिसको एंकरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो अगर वो कोई मूवी बनाना चाहे, कोई बुक लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। अनलेस कुछ बहुत एक्सट्रीम हो उस बुक या मूवी में, तब तक उसे बैन करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेंसरशिप के बारे में भी बताया जा रहा है कि हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप भी यूज करती है। बैनिंग के कंपैरिजन में सेंसरशिप फिर भी थोड़ा ठीक है। सेंसरशिप का मतलब पूरी मूवी में से आपको कुछ ऐसा हिस्सा लगा जो ठीक नहीं है तो आपने उसे हटा दिया, उसे एयर होने से मना कर दिया, उसे रिलीज होने से मना कर दिया। तो मतलब थोड़े से हिस्से को हटाना, अक्सर हम उसे सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये बताया जा रहा है कि बैनिंग सुनने में तो बहुत आसान है कि हाँ सब कुछ बैन कर दो, पर ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे में हम ये कब डिसाइड करें कि हम किसी फिल्म को कब बैन करें, कब बैन ना करें, या क्या हमें कभी किसी फिल्म को बैन करना ही नहीं चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर लोग अक्सर डिबेट करते रहते हैं। ठीक है, अक्सर इन सारी चीजों को लेकर डिबेट चलती रहती है। इसी टॉपिक को थोड़ा और इन डिटेल समझने के लिए मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अगर इंग्लैंड में कोई रॉयल फैमिली में काम कर रहा हो, ठीक है, अगर कोई भी रॉयल फैमिली में कुछ भी काम करने के लिए जा रहा हो, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय जा रहा हो, तो पहले उस इंसान से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि जब तुम काम कर रहे होगे रॉयल फैमिली के अंदर, तो तुम्हें आसपास कुछ चीजें देखने को मिलेगी कि आसपास के लोग कैसे हैं, है ना, आपको उनके इंटरनल अफेयर्स पता लगने लगेंगे, है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि काम करते टाइम तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा, तुम्हें जो कुछ भी लगेगा, वो सारी चीजें तुम बाहर जाके मीडिया को या किसी और को नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा काम करते टाइम उसे अपने तक रखो, तुम बाहर जाके हंगामा नहीं मचा सकते, मीडिया को नहीं बता सकते। ये सारी चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं। ठीक है, तो ये बताने के बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज दिस एन अनजस्टिफाइबल कंस्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज होती है इंग्लैंड में, ठीक है, क्या ये सही है या क्या ये गलत है, क्या ये लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है? हाँ या ना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे भी मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, तो यस और नो में आंसर बताना मुझे तुम लोग इस चीज का। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों को इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं, लिमिटेशंस जो हैं, रोक टोक जो हैं, वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस जो होते हैं उसे सोसाइटी बैक करती है ना। सोसाइटी कभी कभी हमारे ऊपर कुछ रोक टोक लगा देती है, कभी कभी रिलीजन या कल्चर हमारे ऊपर कोई रोक टोक लगा देता है, कभी कभी कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर कुछ ना कुछ रोक टोक लगा देती है।
दे रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन वेज दैट आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब रिलीजन, कल्चर, गवर्नमेंट ये सब हमारे ऊपर रोक टोक लगा रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है ना। गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना या किसी अथॉरिटी के खिलाफ लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पर ध्यान रखना एक चीज का, अगर लिमिटेशंस आपके मर्जी से आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको खुद लग रहा है कि मेरे ऊपर जो लिमिटेशंस लग रहे हैं, मेरे ऊपर जो रोक टोक लग रहे हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लिमिटेशंस मेरे भले के लिए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चिल है, ठीक है। पर अगर आपको कभी लाइफ में ऐसा लगे कि ये जो लिमिटेशंस है ये मेरे ऊपर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती मेरे ऊपर ये लिमिटेशन लगा रहे हैं, तो ऐसे में ये गलत है। ऐसे में आप कह सकते हो कि मेरे से कोई आजादी छीन रहा है, ठीक है। जब तक आपकी मर्जी से लिमिटेशंस लग रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब आपको ये लगने लग जाए कि कोई जबरदस्ती आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है तो फिर वो सही नहीं है। ऐसे में फिर आपसे कोई आपकी आजादी छीन रहा है, ठीक है। तो जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तब आपको क्या समझाया गया था, याद है पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में ही मैंने तुम्हें बताया था कि यार फ्रीडम आसान शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में फ्रीडम का मतलब है कि कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं लगा रहा, उसे हम आजादी कहते हैं, है ना। पर अब चैप्टर में हम एकदम एंडिंग तक पहुंच गए हैं, तो अब आपको समझाया जा रहा है कि फ्रीडम का एक और मतलब होता है। फ्रीडम का ये भी मतलब है कि आपके पास ये आजादी है कि आप अलग अलग चॉइसेस ले पाओ, आप अलग अलग डिसीजंस ले पाओ, इसे भी हम फ्रीडम कहते हैं। अगर आप अपने मर्जी से अपने लाइफ के लिए डिसीजन ले पा रहे हो तो हम उसे भी आजादी कहते हैं। ध्यान रखना, फ्रीडम में ये भी आ जाता है कि आप जो चॉइस ले रहे हो, आप जो डिसीजन ले रहे हो, उसका रिजल्ट जो होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा, वो भी आप ही को संभालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम आपको चॉइसेस लेने की आजादी दे रहे हैं तो हम आपसे ये भी बोल रहे हैं कि इस चॉइस का जो भी नतीजा होगा वो भी आपको संभालना होगा, ठीक है। एंड इसी वजह से अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको हमें पेरेंट्स के केयर में रखना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम का क्या मतलब होता है कि हम चॉइसेस ले पाए, है ना। और जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं होता कि हम सही चॉइस ले पाए, तो ऐसे में छोटे बच्चे हमेशा पेरेंट्स के पास रहें। अच्छा मुझे यहाँ पॉइंट करना था, ठीक है, क्या तो अजीब सा ड्राइंग बना दिया मैंने, पर हाँ समझ जाओ, मैं बस ये कह रही हूँ कि चिल्ड्रंस को पेरेंट्स के केयर में रहना चाहिए, चिल्ड्रन को पेरेंट के केयर में रहना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम का मतलब ये भी होता है कि हम चॉइस ले पाए। और जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम सही तरीके से चॉइस नहीं ले पाते, तो ऐसे में पेरेंट्स ही हमें गाइड करते हैं, ठीक है। तो सही चॉइस लेने के लिए एक इंसान के पास क्या क्या होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, सबसे पहले तो एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन से आप और अच्छे से चॉइसेस ले पाओगे, ठीक है। इसके अलावा थ्रू आउट लाइफ अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू आप जजमेंट करना सीखोगे, ठीक है। जैसे जैसे आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, जैसे जैसे अलग अलग एरिया में जाके धोखा खाओगे, बहुत सारी चीजें तुम लोग सीख जाओगे, एंड उसके बाद फिर तुम लोग सही चॉइसेस करने लगोगे, ठीक है। तो ये भी तुम्हें समझाया जा रहा है कि राइट चॉइस के लिए एजुकेशन भी जरूरी होता है, ठीक है। एजुकेशन से हमें हेल्प मिलती है बढ़िया चॉइसेस करने में। इसी के साथ हमारा चैप्टर फाइनली फिनिश होता है, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में क्लैपिंग वैपिंग करो, पैट योर बैक, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर दिया है, फ्रीडम चैप्टर फिनिश हो गया है। तो ये तो देखो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप लाइव क्लास में कभी आना चाहो तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आपको। तो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं अनअकैडमी के ऐप पर, एंड जब भी होती हैं आपको मैं कम्युनिटी में, इसी चैनल के कम्युनिटी पर पोस्ट कर देती हूँ, और टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दे देती हूँ। तो उन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको बस एक कोड यूज करना है, कोड है हमारा कैपिटल में अनुष्या, ANUSHYA, एंड ये लाइव क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी पे लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करना। इस पूरे वीक क्लास 11 से रिलेटेड हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड संडे को क्विज होगा, ठीक है। तो अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना,
फ्रीडम चैप्टर का क्विज होगा संडे, और भी जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके भी कॉन्सेप्ट्स का क्विज होगा संडे। और इस क्लास को भी ज्वाइन करने के लिए आपको यही कोड यूज करना है, फ्री क्लास है। इसके अलावा आप में से काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपको ह्यूमैनिटीज का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बैच चाहिए, तो डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन इट। हम लोग बहुत ही जल्द आपके लिए प्रॉपर ह्यूमैनिटीज का बैच लेकर आएंगे। एंड जब वो बैच आएगा तो उस बैच को भी ज्वाइन करते टाइम आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल सके। ठीक है, चलो, तो एक तो कम्युनिटी में आ जाएगा मेरे फ्री क्लासेस का लिंक। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हो तो जैसे जैसे चैप्टर्स फिनिश होते रहेंगे यूट्यूब पर, मैं आपको उन चैप्टर्स के नोट्स भी टेलीग्राम में दे दूंगी। उसके अलावा जब भी मेरी क्लास होती है तो क्लास से पहले मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भी भेजती हूँ, तो इसके थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो, तो बेसिकली आज मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। आई होप आपको लगा कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज की क्लासेस होती हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।